हमारे पास कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है। मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, कार्ड से याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, आफ्टर लोड पे, हार्ट रेट पे, डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल्स या प्री लोड पे। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजिंग है एक टर्म के डायमीटर और प्री लोड को हम सेम क्यों कह रहे हैं। देखो, जितना ज़्यादा प्री लोड होगा, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, उतनी उसकी वॉल की टेंशन ज़्यादा होगी और उतना ही वो जैसे उतना ही उसका साइज़ ऐसे बड़ा होगा ना, जितना ब्लड है उतना ही उसका साइज़ बड़ा होगा, तो उसका जो सा है वो डायमीटर भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये प्री लोड ही है। कोरोनरी साइनस जो है वो ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास रिसीव करता है। उसके बाद सबसे पहले अब हम इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जौन सी है वो हमारे पास, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब ज़्यादा होती है? जब कैटेकोलामीन की रिलीज़ होती है। कैटेकोलामीन की रिलीज़ कब होती है? जब स्ट्रेस होता है या एक्सरसाइज होता है और स्ट्रेस पड़ता है। सबसे पहले इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया। फोस्फोलैम्बिन प्रोटीन एक होती है, उसको इसने फोस्फोराइलेट किया। जब फोस्फोलैम्बिन प्रोटीन को फोस्फोराइलेट किया, फोस्फोलैम्बिन जब फोस्फोराइलेट हुई तो उसने कैल्शियम एटीपीएस को एक्टिव किया। कैल्शियम एटीपीएस की वजह से हमारे पास कैल्शियम जोन सा है वो सार्कोप्लाज्मिक में ज़्यादा आया, जिसकी वजह से हमारे पास रिलैक्सेशन जोन सी वो ज़्यादा हुई। जब रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास ब्लड जोन सा है वो वेंट्रिकल्स के अंदर ज़्यादा आया। जब हमारे पास ब्लड ज़्यादा आएगा तो फिर जितना आपको फ्रैंक स्टर्लिंग का पता है ना, जितना ब्लड ज़्यादा होगा उतनी हाथ की कॉन्ट्रैक्शन जो थी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करके कैल्शियम चैनल की फोस्फोराइलेशन भी करवा देनी है कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो हमारे पास कैल्शियम की एंट्री जोन सी है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो, कि कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज जोन सी है वो, कैल्शियम की एंट्री जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास कैल्शियम से इंड्यूस कैल्शियम रिलीज़ वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो सी है वो पावरफुल होगी। अब हमारे पास एक और मैकेनिज़्म है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम जो सा है वो भी हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम कम होगा तो हमारे पास जो सा है फिर भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि हमारे पास सोडियम कैल्शियम पंप होता है जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास कैल्शियम को बाहर भेज रहा होता है और सोडियम को अंदर लेके आ रहा होता है। अगर सोडियम पहले ही बाहर कम होगा तो सोडियम जो है वो अंदर नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से कैल्शियम नहीं बाहर जाएगा, कैल्शियम अंदर ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। सबसे पहले हमारे पास फोस्फोलैम्बिन प्रोटीन है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस को इनहिबिट करके रखती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी वो प्रोटीन है, ये उसको फोस्फोराइलेट करता है, कैल्शियम एटीपीएस एक्टिव होती है, कैल्शियम से सार्कोप्लाज्मिक में जाते हैं, रिलैक्सेशन अच्छी होती है। फिर उसके बाद काइनेज प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है जो उसकी फोस्फोराइलेशन होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है। फिर उसके बाद कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल में कैल्शियम ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी पावरफुल होती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम जब कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा। फिर उसके बाद डाइजोक्सिन भी हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट कर देता है। जब सोडियम पोटाशियम पंप इनहिबिट तो अंदर सोडियम ज़्यादा होगा, जब अंदर सोडियम ज़्यादा होगा तो सोडियम कैल्शियम पंप जो है वो काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका काम होता है कैल्शियम को बाहर भेजना, तो कैल्शियम अंदर ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज़ होगी। अब हमने पहले देखा कैटिकोलामीन जो है वो दो मैकेनिज्म से, फोस्फोलैम्बिन वाला मैकेनिज्म से और कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी इससे ही काम करते हैं। डाइजोक्सिन जो है सोडियम पोटाशियम पंप को ब्लॉक करके ये काम करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो और कम कब होती है? जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें तो फिर उसके बाद साइक्लिक एएमपी के लेवल जब कम हो जाते हैं। हार्ट फेलियर में इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। हाइपोक्सिया में जब ऑक्सीजन डिमांड नहीं हार्ट की पूरी होगी तब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी हो जाती है। उसके बाद एसिडोसिस में भी हो जाती है। एसिडोसिस का मैकेनिज्म मुझे इतना क्लियर नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी दूसरी चीज़ थी आफ्टर लोड। आफ्टर लोड हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या? मीन आर्टीरियल प्रेशर ये होता है कि जो हमारे पास प्रेशर कैपिलरीज में है उसका मीन, मतलब ज़्यादातर प्रेशर कैपिलरीज में एट रेस्ट क्या होगा। तो इसका हम इस प्रेशर को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 2/3 ऑफ द डायस्टली और 1/3 ऑफ द सिस्टिक ब्लड प्रेशर जो सा होता है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। मतलब एक बंदे को हाइपरटेंशन है तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा और उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, अब हमारे जब ये ज़्यादा होंगी मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो हार्ट को
आगे कैपिलरीज में आगे प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट को जो सा वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड पहुंचाने के लिए बाकी ऑर्गन्स में, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि आप बताएं कि 2/3 हम क्यों डायस्टिल लेते हैं और 1/3 डिस्टिल क्यों लेते हैं। हम इनका हाफ ही ले लें एग्जैक्टली, इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हार्ट जो सा वो ज़्यादा टाइम डायस्टिली में गुजारता है। इसके बाद अब हम आफ्टर लोड देख लेते हैं। आफ्टर लोड जो सा वो मीन आर्टीरियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जी जैसी वॉल टेंशन जो सी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है और हमारे पास आफ्टर लोड भी इंक्रीज। अब ये जो इन्होंने बात की है ना, ये हार्ट के हिसाब से नहीं, वेसल्स के हिसाब से। जब वेसल्स की वाल पे टेंशन ज़्यादा होगी तो ओबियसली अब हमारे पास हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट, वाल पे टेंशन ज़्यादा, तो वेसल्स में प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर ही आप समझ लें वो ज़्यादा होगा। तो हमें उन वेसल्स के ख़िलाफ़ हार्ट को पंप ब्लड करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी और आफ्टर लोड जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास है जी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आफ्टर लोड को कैसे कंपनसेट करता है, वो हाइपरट्रॉफी कर देता है ताकि उसकी वाल्स पे इतनी स्ट्रेस ना पड़े। अब एक इतनी मोटी वाल थी जिस पे स्ट्रेस पड़ी थी, अब उसने अपने मसल बढ़ा लिए तो उसका जो सा वाल स्ट्रेस है वो डिवाइड हो गया थोड़ा सा और उस पर इतनी डिवाइड हो गया और उसकी वाल स्ट्रेस कम होगी। अब आर्टीरियल वेदोडाइलेटर जो से हैं वो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर को कम कर देते हैं। मसलन आगे से कैपिलरीज वो आर्टरीज डायलेट होगी तो हार्ट जो है वो आसानी से पंप कर सकता है। एस इनहिबिटर और ARB प्री लोड भी काम करते हैं और आफ्टर लोड भी। प्री लोड इसलिए कि वेन्स जो सी है वो पूल ब्लड को कर लेती हैं और आफ्टर लोड इसलिए कि वो आर्टरीज को डायलेट कर लेते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन में मीन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होते हैं। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब थोड़ा सा आप लेप्लास लॉ भी देख लें। लेप्लास लॉ के मुताबिक जो सी वाल के अंदर टेंशन होती है ना, वो प्रेशर और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाल थिकनेस के। मतलब ये कि जब हमारे पास कोई ब्लड आ रहा है पीछे से, मतलब ये कि अब हमारे पास पीछे से ब्लड आ रहा है, ठीक है। जब ब्लड हमारे पास आ रहा है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में गया है तो वहाँ पे प्रेशर जो है जब ज़्यादा होगा तो वाल के अंदर टेंशन ज़्यादा होगी। और जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो हार्ट जो है वो ऐसे, अब पहले हार्ट ऐसे था तो उसका रेडियस बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी वाल में टेंशन ज़्यादा होगी। इसके प्रेशर और रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास आगे इतने मसल थे, ज़्यादा मसल हो गए तो हमारे पास वो फोर्स जो सी प्रेशर है वो डिवाइड हो जाता है उन मसल्स में और वाल थिकनेस की वजह से हमारे पास वाल स्ट्रेस जो सी है वो कम हो जाती है। ये होता है लेप्लास लॉ के प्रेशर और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर वाल थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा हमारे पास जी ये जो सा है, अच्छा ये आफ्टर लोड की कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं जिसमें आफ्टर लोड बढ़ता है और आफ्टर लोड जो सा है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने ये स्टिकी नोट पे लिखा हुआ है कि एरोटिक स्टीनोसिस होगी, ज़्यादा रेज मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा तो हमारे पास आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम हाइपरटेंशन को कम कर दें और स्टीनोसिस को ट्रीट करें तो आफ्टर लोड है जो सा वो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है। दूसरा जो सा हमारे पास है वो प्री लोड है। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता था हार्ट रेट। अब हार्ट रेट को हम देख लेते हैं। हार्ट रेट हमारे पास ही होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा। जब हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होता है। क्यों स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है? क्योंकि हमारे पास हार्ट को फिलिंग के लिए जल्दी जल्दी से वो पंप कर रहा होता है तो वो उतनी स्ट्रेंथ से पंप नहीं कर पाता। लेकिन ओवरऑल कार्डियक आउटपुट रेज होता है। इसकी क्या वजह है जी? ना उसकी फिलिंग इतनी अच्छी हो रही होती है, इस वजह से हार्ट रेट जब ज़्यादा होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम हो जाता है। उसके बाद ये फिर भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का मल्टीपल होता है। जब हमारे पास हार्ट रेट बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, लेकिन हार्ट रेट जो है इन कंपैरिजन हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं कम होता। तो ओवरऑल हमारे पास ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। जब भी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है तो हमारे पास, ये तो हम वैसे थ्योरेटिकली बात करें, फिजियोलॉजिकली सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो हार्ट रेट और हार्ट जो सा स्ट्रोक वॉल्यूम वो दोनों इकट्ठे इंक्रीज होते हैं। एरिथमिया में कई बार ऐसे होते हैं कि हार्ट रेट इतना ज़्यादा हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, तो तब हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो सा वो कम हो जाता है। फिर हमारे पास चौथी हमारे पास इसमें फैक्टर था डायामीटर वॉल टेंशन या प्री लोड। अब देखो, जब हमारे पास प्री लोड जो सा है वो उसको हम मेजर करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे और वो वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब जितना हमारे पास प्री लोड ज़्यादा होगा उतना हमारे पास जो सा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा और वेनस रिटर्न पे और वेनस टून पे और कितना ब्लड वॉल्यूम है इस पे डिपेंड करता है। वेज़ोडाइलेटर जो है वो प्री लोड काम करते हैं क्योंकि वो पूलिंग ऑफ ब्लड करवा देते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें प्री लोड ज़्यादा होता है, जब हमारे पास ट्रांसफ्यूजन हुई होगी, जब स्लो हार्ट रेट होंगे तो ज़्यादा फिलिंग के लिए टाइम मिलेगा। वेदो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेन जो सी हैं वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट होंगी और ज़्यादा हमारे पास ब्लड आएगा। जब ट्रांसफ्यूजन हुई होगी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, स्लो हार्ट रेट और कंस्ट्रिक्टेड वेन में। कम कब होगा? जब हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग हुई होगी या हमारे पास जो सी नाइट्रेट्स की वजह से वैसल जो सी है वो पूल ऑफ ब्लड कर लेंगी, तब हमारे पास प्रीलोड कम हो जाएगा। 4 फैक्टर हमारे पास इस पे इफेक्ट कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे पास जैसे कि स्ट्रेस में कैटेकोलामीन्स की वजह से बढ़ती है, इसमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, एक्स्ट्रासेलुलर पोटाशियम कम हो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। हार्ट फेलियर में, बीका वॉकर में, हाइपोक्सिया में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। आफ्टर लोड जो सा होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हमारे पास वाल पे टेंशन ज़्यादा होगी प्लेस ला के मुताबिक तो प्रेशर जो सा कैपिलरीज में ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ा है। ए से वेजोडाइलेटर आफ्टर लोड कम करते हैं, एसी लिमिटर वगैरह आफ्टर लोड कम करते हैं। आफ्टर लोड अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास हाइपरट्रोफी होती है। हार्ट रेट का मैंने आपको बता दिया था कि जब हार्ट रेट हमारे पास बढ़ता है तो इन कंपैरिजन हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है लेकिन हार्ट रेट इन कंपैरिजन ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अरिथमियाज में ऐसा नहीं होता, तब कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाता है। डायमीटर मतलब प्री लोड वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। जब हमारे पास ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, स्लो हार्ट रेट होंगे तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा प्री लोड। और जब हमारे पास ब्लड कम होगा, उसका वॉल्यूम हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पूल ब्लड हो जाएगा वेंस में, तो हमारे पास प्री लोड कम हो जाएगा। हाँ, जो सी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी ज़्यादा है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये नॉर्मली होता है लेकिन उसकी फीलिंग नहीं सही हो रही होती। सिस्टोलिक में कम होता है, डायस्टोलिक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का मल्टीपल होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अर्ली स्टेजेस ऑफ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है और हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। लेकिन बहुत जब एक एक्सरसाइज का टाइम आता है जब हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम प्लेट्यू को रीच कर जाता है और हार्ट रेट सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा होता है, इसकी वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो ज़्यादा हो रहा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा होता है तो डायस्टिली का पीरियड जो सा होता है वो कम हो जाता है। जैसे डायस्टिली का फिलिंग टाइम है जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है टैकीकार्डिया में या टैकी अरिथमियाज में, तो हमारे पास डायस्टिलिक फिलिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाता है। तो उसके बाद फिक्स प्रिंसिपल है कि कार्डियक आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी हुई है और आर्टीरियल के ऑक्सीजन कंटेंट कितना था माइनस वेनस ऑक्सीजन कंटेंट कितना था। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम और डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करके सिस्टोलिक में डायस्टोल को निकाल के 120 में से 80 निकाले तो 40 होता है नॉर्मल, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो सा होता है वो 120 होता है और इस ये 80 होता है तो 14 का डिफरेंस होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पे और डायस्टोलिक डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। मतलब कैसे कर डिपेंड करता है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास वहाँ पे वेसल्स में जो सा वो ब्लड ज़्यादा आएगा तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो सा वो ज़्यादा है। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो जब हमारे पास हार्ट पंप करेगा तो ब्लड वेसल्स में उस टाइम वो ब्लड वेसल में सिस्टली के दरमियान कम, सिस्टली में ब्लड वेसल्स में कम आएगा जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। और डायस्टोलिक हमारे पास कैसे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे करता है, जैसे जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर पहले तो जब वेंट्रिकल पंप करते तब ज़्यादा होता है जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता जाता है कम हो जाता है फिर वहाँ तक ये कम होता है जहाँ तक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होगी तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ही नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर एक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल मतलब ये बात है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डायस्टोलिक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे।
अब हमारे पास यही हमने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रोक वॉल्यूम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्टीरियल कॉम्प्लायंस के। अच्छा, ये हमारे पास कॉम्प्लायंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाया जाए क्योंकि जितनी वेसल कॉम्प्लायंस होगी हमारे पास, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा भी होगा तो वो उस हिसाब से प्रेशर रेज नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्टीरियल कॉम्प्लायंस के। अब पर्स प्रेशर हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ता है क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा होता है, हार्ट कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एरोटिक रिगर्जिटेशन में हमारे पास वो जो सा हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एरोटिक स्टिफनिंग में हमारे पास कैसे होता है ये मुझे नहीं पता इतना अच्छी तरह। मुझे लगता है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, मतलब सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तेज़ से पंप करता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एनीमिया और एक्सरसाइज में, एनीमिया में हमारे पास ब्लड जोन सा है उसमें आरबीसीज कम होते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट तेज़ तेज़ पंप करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा फेंकता है ताकि हमारे पास बॉडी की नीड्स रिक्वायर हो सकें। हाइपरथायराइडिज्म में, एरोटिक रिगर्जिटेशन में, सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा में, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, एनीमिया और एक्सरसाइज में हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे पास पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है। जब हमारे पास एरोटिक स्टीनोसिस होगी या कार्डियोजेनिक शॉक या कार्डियक टैम्पोनेट या हार्ट फेलियर, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होगा और हमारे पास कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा और हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम तो पल्स प्रेशर भी कम ही होगा।